जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। और आज जो हमारा ये संपादकीय है, ये जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपादकीय है। इससे हम लोगों को बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे जो आपके प्री और मेंस दोनों के मद्देनज़र बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेंस को जब आप सीरियसली तैयार करते हैं तो प्री के लिए बहुत सारी तैयारियां आपकी खुद ब खुद हो जाती हैं। जब आप आंकड़े याद करते हैं, जो रिपोर्ट होता है, इंडेक्स होता है, उसके बाद बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सब जो आप याद करते हैं लिखने के लिए, वो आपका कहीं ना कहीं प्री के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये संपादकीय है, ये लिखा गया है कि भारत 2047 तक जो विकसित बनने की बात चल रही है, चर्चा हो रही है भारत की कि 2047 तक वो विकसित देश बनेगा, उसको लेकर क्या चुनौतियां हैं, ये शीर्षक है हमारा इस संपादकीय का। लेकिन इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो चुनौतियों से ज़्यादा बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स दिए गए हैं कि कैसे हम बेहतर हो सकते हैं, हम कैसे सही रास्ते पर हैं, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर रास्ते पर है, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा किया गया है। चुनौतियाँ थोड़ी सी कम लिखी गई हैं, लेकिन पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास जो बिल्कुल आप डायरेक्ट परीक्षा में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बार की तरह ये जो ऑरेंज कलर का जहाँ भी आप अंडरलाइन और ये सब हाईलाइटेड हुआ देखेंगे, इसका मतलब आंकड़ा है। ये एक बार हम जब इस संपादकीय की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद देखिए ये जो नोट्स फॉर्मेट में है, इस पे भी हम देख लेंगे कि क्या क्या हमें इसमें से इम्पोर्टेंट देखना है। फिर भी हर बार की तरह मेरा आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ जल्दी आप लोगों के लिए शेयर कर दिया करेंगे, उसको पहले आप लोग पढ़ लिया करिए। आप लोगों को भी जो लगे कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, शुरुआत इस तरीके से है कि इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें भारत के 2047 तक विकसित देश बनने के संकल्प पर लगी हुई है। दरअसल आने वाले जो 23 वर्ष हैं, क्योंकि 2024 चल रहा है, 23 साल है हमारे पास 2047 तक में, तो इस इतने 23 वर्षों में भारत को विकसित देश बनाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। अब चलिए आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। इस समय दुनिया में देखिए 40 ऐसे देश हैं जो कि विकसित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से औद्योगिक रूप से विकसित यूरोपीय देश हैं। तो 40 जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उसमें से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं, वो मोस्टली यूरोपियन नेशंस हैं। अभी भारत क्या है, डेवलपिंग नेशन है, यानी कि विकासशील देश है। इसे विकसित देश बनाने के लिए लगातार 8 से 9% की वार्षिक विकास दर प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि हर साल 8 से 9% का एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया को अचीव करना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। तभी जाकर हम 2047 तक अगले 23 वर्षों में एक विकसित देश के रूप में बनकर उभरेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे एक और आंकड़ा ये लिखा है कि देश की जो मौजूदा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है, वो करीब $2600 है। उसे करीब $12,000 तक पहुँचाने के लिए कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिन्हें हमें पार करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, क्या करना पड़ेगा, चुनौती समझ लीजिए, या हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि हम 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं। तो उसमें है कि हमें मजबूत आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे, कृषि एवं श्रम सुधार करने पड़ेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर और लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, अधिक पूंजीगत व्यय करना पड़ेगा, और ज़्यादा मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाने पड़ेंगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे, राजकोषीय आदर्श देख करना पड़ेगा, मतलब हमारा जो इस समय राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको बहुत ही एक रेंज में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि 7-8% का फिस्कल डेफिसिट और राजकोषीय घाटा लेके हम बैठे हुए हैं। जो हमारा एक आदर्श राजकोषीय घाटा होना चाहिए 3 से 3.5%, 4% के आसपास, वो हमें प्राप्त करना होगा। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के मूल्यों को भी हमें जागृत करना पड़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अधिक गुणवत्तापूर्ण विकास करना पड़ेगा, तथा गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की राह पर रणनीतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ना, ये प्रमुख चुनौतियां हैं। तो हमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके बाद साथ ही साथ नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, ये राष्ट्रीय विकास के जो मूल्य हैं, नेशनल डेवलपमेंट करना है, और
पॉवर्टी, गरीबी और जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसके एरेडिकेशन पे, इसके उन्मूलन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि हर एक कार्य का बेस आके अटकता है करप्शन पे। करप्शन नहीं होगा तो इफ़िशियंसी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं गुणवत्ता में भारी कमी देखने को मिलेगी, कार्यान्वयन में कमी देखने को मिलेगी, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो करप्शन एक बहुत ही मूल प्रॉब्लम है, मूल समस्या है, जिसे दूर किए बिना हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। देखिए आगे कुछ और अच्छे संस्थानों के आंकड़े पेश किए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि 10 अप्रैल को, अभी हाल ही में 10 अप्रैल को एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से वित्त वर्ष, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, उसका अनुमान अब बढ़ाकर 7% कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है। इसके पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला था कि 6.7% वृद्धि भारत के जीडीपी दर का होगा, तो अब इन्होंने 6.7 से बढ़ा के 7% कर दिया है। उसने कहा है कि सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है और जो निजी निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार की तरफ से निवेश किया जाता है और निजी निवेश जो कि कंपनियों की तरफ से या प्राइवेट, हम आप कोई भी प्राइवेट निवेश किया जाता है, कंपनी हो गया, कोई इंसान हो गया, तो इन दोनों ही सरकारी, सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर परिदृश्य और सेवा क्षेत्र की मजबूत स्थिति, जो सर्विस सेक्टर एक मजबूत स्थिति में दोबारा वापस आया है, इसे देखते हुए ही जीडीपी दर अनुमान को बढ़ाया गया है। अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो येलो में हाईलाइटेड है। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा है, उस पर केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत निवेश और निजी कंपनियों के बढ़े हुए निवेश की वजह से, सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन की वजह से तथा उपभोक्ता जो हम और आप कंज्यूमर हैं, इनके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में सुधार की बदौलत जो ये वित्त वर्ष है 2024-25, इसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगा। अब इसमें ये बातें कही गई हैं आगे कि वस्तुओं के निर्यात में जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं गुड्स का, उसमें जो सुधार हुआ है और विनिर्माण तथा कृषि उत्पादन बढ़ने से, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बढ़ने से, कृषि उत्पादन के बढ़ने से भी जो ये वित्त वर्ष 2025-26 है, इसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अब यहाँ देखिए क्या है, इसमें इन्होंने बोला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो अपना आंकड़ा सुधार किया, उसमें बढ़ोतरी किया, भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर की बढ़ोतरी की कि 6.7% से बढ़ के अब भारत का जीडीपी का जो विकास दर है वो कहीं ना कहीं 7% देखने को मिलेगा। वो आरबीआई के भी अभी हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति ने एक अनुमान लगाया था भारत के विकास दर की, उससे मेल खाता हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने बोला कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति ने कहा है अभी हाल ही में कि इस वर्ष 2024 में दक्षिण पश्चिमी जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके अच्छा रहने की उम्मीद है। अब अगर मानसून हमारे देश में अच्छा होगा तो अभी भी 60% के आसपास या उससे थोड़ा सा अधिक जो कृषि भूमि है वहाँ पर आपको पता है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वो मानसून आधारित बारिश पर ही खेती होती है। तो अगर मानसून बेहतर होगा, खेती अच्छी होगी, तो कृषि उत्पादन बेहतर होगा, कृषि उत्पादन बेहतर होगा तो आप उसका निर्यात भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो, वरना अपने देश में मुद्रास्फीति की थोड़ी सी कमी रहेगी। ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी नहीं। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, और अगर रेट तेज़ी से कम हो रहे होंगे, जो भी कृषि उत्पादक हैं, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का, कोई भी सब्जी फल का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, चावल गेहूं इनके प्रोडक्शन अच्छा हुआ, इनका उत्पादन अच्छा हुआ, उसकी वजह से अगर उनके दाम घटते हैं तो आप उनको निर्यात कर दीजिए, तो जितना हिस्सा बचा भारत में वो रेट फिर मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से चलती है। अगर इनका उत्पादन ही कम होता तो माफ़ करिएगा, तो डिमांड जो है वो तो पूरा बना हुआ है, ठीक है, डिमांड पूरा बना हुआ है, और गेहूं चावल के उत्पादन में अगर कमी देखने को मिलती है तो मुद्रास्फीति, जो महंगाई या इन्फ्लेशन है, वो बढ़ जाता है। इस तरीके से चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। साथ ही लिखा हुआ है कि इसके साथ ही शहरों में जो मांग बनी हुई है और ग्रामीण बाजारों में भी जो मांग बढ़ी हुई है, उसकी तेज़ी से निजी खपत में भी तेज़ी आई है, तेज़ी आएगी। ठीक है, ऐसा इन लोगों का विश्वास है।
अब देखिए इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं कि तमाम बाजार संकेतक सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। इससे विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। दुनिया की प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और निर्यात एक्सपोर्ट के मद्देनज़र भारत में स्थितियां उपयुक्त हैं। भारत में कई अहम आर्थिक सुधार हुए हैं और उनका सकारात्मक असर अब दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के रुझान के बावजूद भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। तो देखिए ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसकी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई हुई थी। किसके द्वारा आया था? ये था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन एक बॉडी है, संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की। इनकी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है, विश्व निवेश रिपोर्ट। इसके मुताबिक ये अभी आई थी आपकी पिछले साल, शायद जुलाई सितंबर तक आई थी, जुलाई अगस्त के आसपास। अभी नई रिपोर्ट आएगी कुछ महीनों में। तो उसमें इन्होंने बोला था कि टॉप 10 जो देश हैं जिन्होंने एफडीआई पाया था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिनको मिला था, उसमें भारत की रैंक 8वीं है। और दुनिया में कहीं ना कहीं ये गिरावट देखने को मिला था एफडीआई में। उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो आपका कोरोना के बाद चीज़ें सुधार हो रही थी, उसके बाद अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसको लेके भी बहुत जगह पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गड़बड़ी हुई, और इन सब वजहों से विदेशी निवेश में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिला। लेकिन भारत के केस में 10% बढ़ा हुआ गया है निवेश को। भारत के केस में जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया 2022 में, 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, 2022 के साल का इन्होंने एनालिसिस किया था। उसमें बोला कि भारत को 8वीं रैंक मिली और 10% ज़्यादा एफडीआई मिला 2022 में 2021 की तुलना में। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव रुझान है कि कहीं भी दुनिया में अगर कोई संकट आता भी है तो जो विदेशी कंपनियां हैं, जो निवेश करने वाली कंपनियां हैं, उनको कहीं ना कहीं भारत में एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है। आगे लिखा हुआ है कि देखिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत ने एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में आधार तैयार किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो बाहरी झटकों से उभरने की क्षमता है, उसने देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बना दी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत दी जा रही है। भारत वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। और आगे क्या लिखा हुआ है, कैसे भूमिका के लिए तैयार है? तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के कारण भारत के जो मुक्त व्यापार समझौते हैं, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, एफटीए, आप देखेंगे कि एफटीए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही जो प्रवासी भारतीय हैं अपने, उनकी लगातार अधिक विदेशी धन उनकी तरफ से भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रवासी भारतीयों की तरफ से लगातार अधिक मात्रा में विदेशी धन भेजे जा रहे हैं। और अब लिखा हुआ है कि और क्या अन्य कारण हैं जिससे भारत एक विश्व स्तर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, या फिर उसे किसी भी आर्थिक रणनीतिक मंच पे बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, एनर्जी पॉलिसी तथा नई तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास की गतिविधि भारत को भी मिल रही है, और साथ ही साथ इसका साख कहीं ना कहीं विश्व के सारे मंचों पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चीन के प्रति आप देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा पड़ोसी देश है चीन। चीन विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, बहुत ही महत्वपूर्ण विनिर्माण का केंद्र है। तो चीन के प्रति जो नकारात्मकता बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभर कर सामने आया है। तो चीन में अगर लेबर का कॉस्ट कम है, ठीक है, जो वो कच्चा माल ले रहे हैं वहाँ का दाम कम है, वहाँ पे अगर किसी भी विदेशी कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करके, प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके निर्यात करने में बहुत मुनाफा हो रहा है, या फिर उनके लिए वहाँ पर फैक्ट्री को स्थापित करना बहुत सस्ता है, तो वही केस भारत में भी है। भारत में भी आपको चीप लेबर मिल जाएगा, सस्ता लेबर मिल जाएगा, कच्चा माल यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा नहीं, यहाँ भी सारी चीज़ें लगभग उपलब्ध हैं। तो अगर चीन के प्रति
कहीं ना कहीं नकारात्मक रुख किसी देश मतलब एक या एक से अधिक देशों का बढ़ता चला जाएगा, तो वो अपनी कंपनीज को धीरे धीरे भारत में शिफ्ट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इंडिया में देखने को भी मिल रहे हैं। तो इसका भी एक तरीके से फ़ायदा भारत को मिल जा रहा है, यही बात इन्होंने बोली है। भारत द्वारा 2023 में आयोजित की गई जो अभी G20 की सफल अध्यक्षता है, उससे भी नए आर्थिक लाभों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस समय भारत जीडीपी के मद्देनज़र दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमसे ऊपर अभी 4 देश हैं, उसमें है फर्स्ट पे यूएसए अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पे जापान है। जर्मनी और जापान लगभग आपका 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं, और भारत जो है वो जब बजट पेश हुआ था तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर से कुछ ज़्यादा ही था, लगभग 3.7 के आसपास, 3.8 ट्रिलियन डॉलर इस समय हम हैं। 4.5 ट्रिलियन डॉलर पे हमारे सामने 2 देश मौजूद हैं, तो हमें सिर्फ अगले 1.5 से 2 साल चाहिए तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था बनने पे। भारत की अर्थव्यवस्था से इसी साल 2024 में देखिए यहाँ लिखा है कि जापान की अर्थव्यवस्था से इसी साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे निकल सकती है। तो मतलब एक तो चांस है कि हम चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था शायद इसी साल 2024 के अंत तक बन जाए। अब देखिए कुछ आंकड़े हैं, इनको हमें देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, CRISI क्रिसिल, बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत आर्थिक, वित्तीय, ठीक है, तथा संरचनात्मक सुधारों के कारण, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, उनके कारण वर्ष 2031 तक निम्न मध्यम से उच्च मध्यम यानी लोअर मिडल से हायर मिडल इनकम वाला देश बन जाएगा और विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। इन आधारों की बुनियाद के साथ भारत 2047 तक विकसित देशों की विकसित देश बनने की संभावना रखता है। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मकसद से देश के प्रमुख सरकारी विभागों ने अभी से अगले 5 साल के लिए विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने पर काम शुरू कर दिया है। अब इसमें इन्होंने लगभग सारे स्कीम, सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, आपके सामने कोई भी क्षेत्र नहीं छूटेगा। जैसे इसमें इन्होंने बोला कि इसमें खास तौर पे कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, विभाग हैं जिनमें काम शुरू कर दिया गया है भारत को विकसित बनाने के लिहाज से। तो उसमें देखिए इन्होंने सब कुछ लिख दिया, जैसे कृषि क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिलाओं का उत्थान, गरीबों में कमी लाना, ठीक है, गरीबी में कमी लाने, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, प्रभावी न्याय व्यवस्था, इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम। उसके बाद दुनिया में भारत की नई भूमिका जैसे विकसित राष्ट्र बनने के प्रमुख विषय शामिल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी पहले ये जो शब्द लिखे हैं ना, कीवर्ड्स, इनको आप लिख लीजिए और हर एक पे आधे आधे पन्ने का एक नोट्स बना लीजिए नेट पे सर्च करके कि क्या क्या काम किए गए इन सभी में। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक आप उसमें लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, GS1, GS3, यहाँ तक कि GS4 में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, GS2 में लिख सकते हैं, किसी न किसी टॉपिक पे क्वेश्चन आता ही है। ये इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो इन शब्दों पे आप आधे आधे पन्ने का नोट्स बना लीजिएगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ लिखा है कि इन विभिन्न क्षेत्रों के विकास की लंबी अवधि की रणनीति से, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो बनाया जा रहा है इन क्षेत्रों को लेके, भारत द्वारा वर्ष 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी क्षेत्रों पे बहुत गहराई से जब काम किया जाएगा तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संभावनाओं के बीच यह भी ध्यान देना होगा कि विकसित देश बनने की विभिन्न चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त की जाए। अब लगातार देश की GDP बढ़ाने के साथ प्रति व्यक्ति आय, अब देखिए यहाँ पे एक बात इन्होंने क्या बोला, अभी तक देखिए खूब अच्छी सी बातें हो गई, तारीफ हो गई, काफ़ी कुछ सही सही बात हो गई, लेकिन अब इन्होंने बोला कि अब हमारे सामने चुनौती ये है कि हम लगातार देश की GDP तो बढ़ाएंगे ही। आज हम 3.25 ट्रिलियन डॉलर पे खड़े हैं, हमें पहुंचना है यहाँ से लगभग 9 गुना 10 गुना ज़्यादा अगले 23 साल में। तेज़ी से GDP तो हम बढ़ाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है
और आम आदमी की जो खुशहाली है इस पर भी ध्यान देना होगा। और ऐसा इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि अभी दो नीचे आपके सामने आंकड़े पेश होंगे, उसमें भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचे हैं अभी तक पढ़ के। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई नई मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर खड़ा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो अभी हम बहुत पीछे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। इसमें एजुकेशन को देखा जाता है, इसमें स्वास्थ्य को देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा देखी जाती है कि कोई इंसान एवरेज कितना जी सकता है, उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। एजुकेशन को देखा जाता है, एजुकेशन में दो चीज़ देखा जाता है कि एवरेज स्कूलिंग आपने कितनी की है और आप अपने जीवन में कितने साल पढ़ सकते हैं। तो अगर एजुकेशन, स्वास्थ्य आपका जीवन प्रत्याशा से देख लिया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बहुत लंबा समय तक जी रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं निरोगी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोगी हो गए तो आप पहले ही आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ एजुकेशन, तो जब हेल्थ, एजुकेशन और आपकी इनकम, आपकी आय, यही तीनों बहुत अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे बहुत मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। दूसरा रिपोर्ट हमारे सामने बताया गया है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 143 देशों में भारत की रैंक 126। तो देख रहे हैं हम लोग कितना पीछे हैं अभी इन सब चीज़ों में। हालांकि पिछले 10 वर्षों में जो बहुआयामी गरीबी है यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। लेकिन अब बकाया जो अभी भी बचे हुए लगभग 15 करोड़ से अधिक गरीब हैं, उनके चेहरों पे नई मुस्कुराहट देने का जोरदार अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कृषि, श्रमिक, भूमि और अन्य सुधारों की भी ज़रूरत बनी हुई है। जीडीपी के देखिए एक और आंकड़ा है, जीडीपी के अनुपात में जो हमारा शोध एवं विकास क्षेत्र पे कुल व्यय है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जो हमारा कुल एक्सपेंडिचर व्यय है अपने कुल जीडीपी का, वो मात्र 0.64% है, जबकि वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लेवल पर ये 2.7% के आसपास है अपने देश के जीडीपी का एवरेज जो देखा जा रहा है। तो कोई कोई देश ज़्यादा खर्चा कर रहा है, कोई देश थोड़ा कम कर रहा है। तो अभी भी हम लोग कितने पीछे हैं, लगभग यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 गुना पीछे हैं। तो अब देखिए, अब कुछ वही बातें हैं जो हमेशा से बनी हुई हैं। देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कराने के साथ ही शांति कायम रखने और सुरक्षा चाक चौबंद रखने के ज़रूरी ऊंचे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। देश में 19 करोड़ से अधिक महिलाओं को सवैतनिक श्रम शक्ति में शामिल करने की रणनीति को अमली जामा पहनाना होगा। हमारे शक्तिशाली सेवा क्षेत्र के जरिए विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के समक्ष दिखाई दे रही चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होगा। देखिए, कभी भी आप कंक्लूजन लिखिए ना, बिल्कुल अंत करिए अपने लेखन का। तो देखिए ये इन्होंने कैसे बात लिखी है, चुनौती भी लिखी है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ आपको अपने शब्द को अंत करना होता है कि देखिए, देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के समक्ष दिखाई दे रही चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होगा। तो कहीं ना कहीं होप दिख रहा है, उम्मीद दिख रहा है कि हम पहुंच सकते हैं। तो ये अपना एनालिसिस पूरा होता है। अब हम लोग फटाफट नोट्स फॉर्मेट में देख लेते हैं कि इसमें से हम क्या क्या कुछ पॉइंट्स को उठा सकते हैं। देखिए, भारत अभी विकासशील देश है। इसे 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए लगातार 8 से 9% वार्षिक विकास दर यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट को प्राप्त करना जरूरी है। क्या प्रमुख चुनौतियां आएंगी? तो प्रमुख चुनौतियां में देश में सबसे पहले देश की मौजूदा जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है, जो करीब $2600 है, उसे करीब $12000 तक पहुंचाना होगा। मजबूत आर्थिक सुधार करने होंगे, कृषि एवं श्रम में सुधार करने होंगे, अधिक पूंजीगत व्यय करना होगा, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करना होगा, राजकोषीय आदर्श स्थापित करना होगा, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के मूल्य स्थापित करने होंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अधिक गुणवत्तापूर्ण विकास करना होगा। और एक और चुनौती है कि गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की राह पर यानी कि करप्शन और पॉवर्टी इरेडिकेशन की राह पर रणनीतिक रूप से स्ट्रैटेजिक तरीके से तेजी से काम करना होगा। कुछ आंकड़े हैं एडीबी का, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का, जो हम लोगों ने देखा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का जो वृद्धि दर है उसको अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया गया। पहले ये इन्होंने कहा था कि 6.7% हमारा जीडीपी का विकास होगा भारत का। कारण क्या है?
कि हम इन्होंने अपने अनुमान में बढ़ोतरी किया है, घटाव नहीं किया है, उसमें एक कारण है उपभोक्ता के आत्मविश्वास में सुधार देखने को मिल रहा है, सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, निजी कंपनियों के बढ़े हुए निवेश देखने को मिल रहे हैं, बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत निवेश देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप फ्लो चार्ट से बना लेते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। अन्य कारण क्या है जिससे हम बोल सकते हैं कि भारत के विकास को, आर्थिक विकास को गति मिल रही है? उसमें है ऊर्जा तथा नए तकनीकी विकास, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र का विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास। अब आपका काम क्या है कि जो नए तरीके के विकास आपको देखने को मिल रहे हैं, नए क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहे हैं, आप सरकार की तरफ से जो नीति तैयार की गई है, सेमीकंडक्टर को लेकर सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार की क्या नीति है, ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा को लेकर क्या नीति है, इसके आपके पास एक एक पेज के नोट्स होने चाहिए। उसके बाद आपको कहीं से बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर दूसरे तीसरे आंसर में आप वो पॉइंट लिख सकते हैं। एक और कारण क्या है, भारत के मुक्त व्यापार समझौते भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी कि एफटीए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हमें ध्यान क्या देना होगा? ध्यान देना होगा कि अब लगातार देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, और आम आदमी की खुशहाली पर भी हमें ध्यान देना होगा। सुधार की आवश्यकता कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई मानव विकास सूचकांक रपट में भारत 193 में 134वें स्थान पर है, तो हमें कहीं ना कहीं मानव विकास सूचकांक में सुधार के लिए शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो दूसरा हमारे सामने रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में 143 देशों में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे, इंडिकेटर्स थे, मापदंड थे जिन पे हम खरे नहीं उतरे और हमारी रैंक विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 143 में से 126वीं मिली है, हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, ये हमारे सामने गुंजाइश है। तो ये हमारा ब्रीफ में एक नोट्स कंप्लीट होता हुआ, और आज एक अच्छी चर्चा हुई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।